तो ये सारे फैक्टर कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, और एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं खाने के, उसे फूड वेब बोलते हैं। इन दोनों के बीच में बढ़िया सा इंटरेक्शन होता है, दैट फॉर्म्स योर इकोसिस्टम। हेलो बच्चों, आज अपन बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। बायो का वेटेज 30 नंबर होता है साइंस के पेपर में, उसमें से 5 नंबर का वेटेज होता है इस चैप्टर का। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तुमने सारी चीजें ना ऑलमोस्ट बचपन में पढ़ी हुई हैं। बस एक छोटा सा फटाफट अपन ना एक तरीके से कहें तो रिकैप करते हैं, और उसमें थोड़ी बहुत बातें अपन नहीं जानते हैं। तो एक तरीके से ये 5 नंबर एकदम मुफ्त के हैं, फ्री फ्री फ्री। तो फटाफट इस चैप्टर को हम वन शॉट में रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसको इस स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यार आर एनवायरमेंट। तो बेटा आर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू फॉर्म्स योर एनवायरमेंट। इस टॉपिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, देखो इसको हम एनसीईआरटी की एक एग्जांपल से लेते हैं। देखो एनसीईआरटी हमारी कह रही है कि भाई तुम कभी ना कभी गार्डन में तो गए हो भाई। गार्डन में तुमने क्या क्या देखा? सबसे पहले मैंने तो गार्डन में घास देखी। लो जी, सबसे पहले आपने क्या देखी? घास। उसके अलावा आपने सुंदर सुंदर फूल वाले प्लांट्स देखे होंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ बना लिया, ये कोई रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, जो भी है फ्लावरिंग प्लांट आपने देखा। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए? प्लांट्स। इसके अलावा आपने क्या देखा भाई? तुमने इंसेक्ट्स देखे होंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई बना ली, या फिर और कोई सा इंसेक्ट बना लिया, ये भी देखे आपने। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैंने क्या देखी? इंसेक्ट्स देखी। उसके अलावा तुम्हें अलग अलग टाइप की बर्ड्स दिखती हैं। तो बेटा कहना क्या चाह रहे हैं हम, जब आप एक गार्डन में जाते हो ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो तुम्हें दिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर धूप भी आती ही होगी दिन के टाइम में, ऑब्वियसली रात में नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? सनलाइट। उसके अलावा ताजी ताजी हवा, और ऑब्वियसली बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पानी तो पिएंगे ही यार। ये लो जी, पानी भी है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी चलता ही रहता है भाई, कभी ज्यादा कम। तो ये सारे फैक्टर कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स हैं। इन दोनों के बीच में बढ़िया सा इंटरेक्शन होता है, दैट फॉर्म्स योर इकोसिस्टम। कहने का मतलब है, अगर मैं डेफिनेशन खोलूं इकोसिस्टम की, तो देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या लिख रही है डेफिनेशन, देखो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ये इकोसिस्टम बढ़िया तरीके से चलता है। इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। अभी जो इकोसिस्टम है ना, वो फर्दर हमारे पास दो टाइप के हैं। अगर लैंड पे है, जमीन पे है, तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट जमीन पे है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब जमीन पे है, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए। अगर पानी में है तो हम उसे क्या बोल देंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, तो ये हमारे कौन से हो गए? एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट बात देखो बेटा, अभी ये इकोसिस्टम को हम दूसरी कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर सपोज करो ये इकोसिस्टम नेचर ने बनाया, नेचुरली बनाई है, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, तुम ना जाके यहाँ पे घास लगा रहे हो। जैसे सपोज करो कोई फॉरेस्ट है, तुम वहां पे घास नहीं लगाते हो जाके, है ना। फिर अगर अपन बात करें, वहां पे हमें किसी को खाना खिलाने नहीं जाना पड़ता है, कोई भी चीज हमें वहां पे कोई ना पानी वानी डालने नहीं जाना पड़ता है, तो आपकी वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ह्यूमन इंटरफेरेंस 1% नहीं है, उसको नेचर ने ही बनाया है और नेचर ही सेल्फ सस्टेन करवाता है। ऐसा इकोसिस्टम होता है नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसमें अगर मैं बोलूं कीवर्ड्स क्या है, तो बेटा इसमें कीवर्ड्स होंगे, पहली बात ये नेचुरल है और ये सेल्फ सस्टेनिंग है। इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी इंटरफेरेंस ना दिखाएं, खुद चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लो यार, इसके कॉमन एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अपन को कुछ नहीं करना पड़ता है। सेकंड आप देखो ओशियन है, ओशियन में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप मस्त चकाचक चलता है, ठीक। दूसरी तरफ जो दूसरा टाइप है वो है मैन मेड। मैन मेड नाम से पता चल रहा है यार, मैन मेड इकोसिस्टम, यानी कि तुमने कुछ ना कुछ किया है, तुम्ही ने बनाया है इसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, बट आप तो मैन मेड इकोसिस्टम याद कर लो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम याद कर लो। इसको ह्यूमन ने ही बनाया है और ह्यूमन ही इसको चलाता है, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, हमें इसमें ह्यूमन यानी कि हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। ऐसा इकोसिस्टम क्या कहलाता है? मैन मेड इकोसिस्टम। एग्जांपल देख लो यार, तुम्हें पता है एग्रीकल्चर लैंड, हम ही वहां पे क्रॉप डिसाइड करेंगे, हम ही सबको डिसाइड कर रहे हैं। फिर आप बात करते हैं गार्डन की, गार्डन में तुम ही डिसाइड करते हो ना भाई कौन से प्लांट लगाने हैं। और अगर हम बात करें एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम में भी तुम ही डिसाइड करोगे ना कि मुझे इस एक्वेरियम में कौन सी फिशेज रखनी, तो ये सब हम डिसाइड करें और हम ही इसको चलाएंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलो
अभी आते हैं एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स की लाइन से ली गई है, बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी नीड टू क्लीन एक्वेरियम बट वी डू नॉट नीड टू क्लीन पॉन्ड्स एंड लेक। भाई मुझे एक्वेरियम तो साफ करना पड़ेगा, पर पॉन्ड या लेक जाके मुझे कोई साफ नहीं करना पड़ेगा। चलो जी आज संडे है, पॉन्ड या लेक साफ करें, पर संडे है तो एक्वेरियम साफ करना पड़ेगा। चलो पहले एक्वेरियम समझते हैं। देखो अगर ये मैं बनाऊं एक एक्वेरियम, तो बेटा एक्वेरियम में सबसे पहले मुझे क्या भरना पड़ेगा, एक्वेरियम में भरो पानी। लो जी एक्वेरियम में आ गया पानी, ठीक है। अभी एक्वेरियम के नाम पे तुम्हारे दिमाग में मछलियां आती हैं, तो ये मैंने डाल दी इसके अंदर मछलियां। लो नेक्स्ट चीज हमने क्या डाली, फिश। इस एक्वेरियम में तुम्हें पता है छोटे छोटे से एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो ये लो मैंने यहाँ पे लगा दिए प्लांट्स। ये मछलियां और ये प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भाई इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो इधर साइड में एक काम करते हैं, हम लगा देते हैं ऑक्सीजन पंप। लो जी हमने ऑक्सीजन पंप भी लगा दिया, और टाइम टाइम पे इस पे पानी बदलते भी रहना है, बदलना ही पड़ेगा अपन को, अभी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। और इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं, ठीक है चलो मेन हमने बना दिया। अभी बेटा इसमें ध्यान से एक बात सुनो, वो ये है कि हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। तुमने थोड़ा बहुत तुम्हें याद है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं मैं एक बार फटाफट पहले तुम्हें बताती हूँ। ऑर्गेनिज्म जो भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कभी ना कभी तो मरेगा, उसकी बॉडी से कचरा भी निकलता है, तो या तो वो मर रहा है या वो कचरा निकाल रहा है। तो सपोज करो ये कोई ऑर्गेनिज्म था जो अभी मर चुका है ना, इसकी बॉडी पे दो एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो सपोज करो ये मैंने बना दिया बैक्टीरिया और ये मैंने बना दिया फंजाई, ये दो ऑर्गेनिज्म है ना। ये इसकी बॉडी पे ग्रो करेंगे, ये मर गया, ये बैक्टीरिया फंजाई पे ग्रो करेंगे, ये मस्त धीरे 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 इसकी बॉडी पे क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स। इसकी बॉडी पे ये क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम। बेटा एंजाइम इसकी बॉडी को तोड़ेगा, मस्त बढ़िया 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 ब्रेक डाउन करेगा, तो एंजाइम क्या करेगा, इसकी बॉडी को ब्रेक डाउन। एज अ रिजल्ट इसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट कहो मिनरल्स कहो जो भी है बॉडी में से बाहर निकलेगा और वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट एंजाइम वगैरह से टूट के निकले वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अगर मैं सम अप करूं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी बॉडी पे बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो करेंगे, ये उसकी बॉडी पे एंजाइम रिलीज करेंगे, बॉडी को ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम। एज अ रिजल्ट उसमें से मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बाहर निकलेंगे, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो होती है इसे हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स को ही बेटा याद कर लो सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, तुमने पढ़ रखा है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर तुम देखो तो इसके अंदर कोई बैक्टीरिया फंजाई नहीं है। तो पहली बात आपको जो की पॉइंट क्या होता है, बोर्ड के पेपर में आपको कोई भी आंसर पहली बात पॉइंट वाइज लिखना होता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं की पॉइंट। अगर पॉइंट है तो पहले तो की पॉइंट में लिखा और उसमें से भी कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो। तो पहली बात आप इसमें आंसर में क्या लिखोगे कि ये मैनमेड है। तो पहला वर्ड, रुको मैं इसको पूरा स्लाइड को रब करके की वर्ड्स लिखती हूँ। पहली बात, ये मैनमेड है, एक्वेरियम इज मैनमेड। सेकेंड बात, यहाँ पे नेचुरली कोई डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या जनरेट करेंगे, वेस्ट जनरेट करेंगे। और अगर वो वेस्ट जनरेट करेंगे और उसको कोई नहीं डिकम्पोज करेगा, यहाँ पे डिकम्पोजर्स नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ये पानी क्या हो जाएगा, टॉक्सिक। इसलिए तुम्हें इसे क्लीन करना पड़ेगा। समझ आ गया क्या आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम अपन। अब बेटा जो अपन ये इकोसिस्टम बोल रहे हैं ना, इस इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि दो चीजों से ये मिलके बनता है। पहली बात होती है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भाई अगर मैं बैक्टीरिया बोलूं, प्रोटिस्टा बोलूं, फंजाई, प्लांट, एनिमल, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा पार्ट फॉर्म करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब उनको छोड़ के जितने भी दूसरे फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आप कह लो नॉन लिविंग है जो, वो सारे फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे एबायोटिक, ठीक है। जैसे कि सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे एबायोटिक। समझ गए। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब अपन बेटा देखो क्या है नेक्स्ट बात, जो बायोटिक कंपोनेंट है। अभी ये वाला जो स्लाइड है ना, ये तुमने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पूरा पढ़ रखा है। तुम्हें याद रहा है, तुमने पढ़ रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है, हेटरोट्रोपिक होता है। हेटरोट्रोपिक में फर्दर तुमने तीन कैटेगरी पढ़ रखी है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बस उसका ही सेम हमें रिविजन करना है। चलो देखो बेटा, एक कैटेगरी हमने बोली प्रोड्यूसर,
एक कैटेगरी हमने बोली कंज्यूमर। देखो नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर वो है जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमें बोलना है प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और कंज्यूमर कौन है, जो बेचारे अपना खाना तो बना नहीं पाते, उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। अब इसको देखो डिटेल में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। तुमने पढ़ रखा है जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनफैक्ट कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहली बात, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सेकंड बात, ये सनलाइट को यूज करते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी की एक लाइन है जो तुम्हें बहुत प्यारी सी लाइन याद रखनी है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, किसमें, केमिकल एनर्जी में, इनमें वो एबिलिटी होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन्हीं में वो एबिलिटी है जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट सिंथेसाइज कर पाते हैं, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से क्या बना पाते हैं, ऑर्गेनिक बोले तो खाना। ठीक है, अच्छा अब ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, देखो बेटा कभी कभी कोई क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है एंड 3 नंबर में भी आता है। 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जब आप वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो वर्ड आपके ये एनसीईआरटी के ये सारे, और जितने अच्छे वर्ड यूज करते हो उससे एग्जामिनर को क्लियर होता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ा है। तो अब अगर मैं सम अप करूं तो मैं यही कहना चाह रही हूँ ना, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं लाइट को यूज करके, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, इन शॉर्ट ऑर्गेनिक फूड बना पाते हैं, और इन्हीं को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स है। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है भाई, एग्जाम्पल कौन है, ग्रीन प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, एल्गी भी होते हैं, इनफैक्ट कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है, अच्छा इसमें एक बात और लिखी हुई है, अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। 2 मिनट के लिए होल्ड मारो, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं सुनो। जैसे अगर मैं बात करूं एल्गी, बहुत छोटी है ना। अगर मैं बात करूं कुछ बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो पानी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर टेरेस्ट्रियल में लैंड की बात करूं तो बेटा प्लांट्स, ट्रीज, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ रहे हैं। चलो भाई पिक्चर तो तुमने देख ही रखी है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है खाना बनाना जानते ही नहीं है। तो पहली बात, ये अपना खाना बनाना नहीं जानते, अनेबल, सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे सिंथेसाइज। ठीक है, अभी जो सिंथेसाइज नहीं कर रहा उसको भाई किसी ना किसी से मांगना पड़ेगा। तो अभी किससे मांगे, सुनो 2 बात याद रखनी है। ये जो कंज्यूमर है अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, तो इनको खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही मिलता है। ये क्या कहना चाह रहा है सुनो, जैसे सपोज करो ये ग्रास है, ग्रास को अगर गोट खा रही है तो बेटा ये तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। अगर इस गोट को लायन खा रहा है तो लायन जिस गोट को खा रहा है, गोट ने तो ग्रास ही खाई है, तो ये इनडायरेक्टली हो गया। तो इन शॉर्ट जो कंज्यूमर है वो हीटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अभी इसकी फर्दर कैटेगरी तुम ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और मुझे पता है तुम सबको पता है, बस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं भाई, जो प्लांट खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। पहली बात क्या आ गई, प्लांट बेस्ड डाइट खाने वाले हर्बीवोर। नेक्स्ट तुम्हें पता है कार्निवोर, नॉनवेज खाने वाले। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, तो ये नॉन वेजिटेरियन हो गए। आ जाओ तीसरे ओमनिवोर, ये तो भाई मौके पे चौका, जो मिल जाए हम वो खा लेंगे। कहने का मतलब है अगर इन्हें प्लांट दे दोगे तो ये वो खा लेंगे, अगर इन्हें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो इन्हें वो खा लेंगे। मतलब हमें खाना है यार, हम खा लेंगे सब, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी बॉडी दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बनी हुई है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर। अभी 4th कैटेगरी पैरासाइट, तुमने पढ़ रखी है पैरासाइट क्या होते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई है ना बच्चा है, इसके बाल ये रहे और इसके बालों में हो गए जुएं। क्या लिखा मैंने, जुएं। अब ये जुओं की शानदार बात सुनो। पहली बार, ये जुएं खाना बनाने नहीं जानती तो ये हिटोट्रोप है। अभी ये लाइस इस ह्यूमन की बॉडी पे डिपेंडेंट है, तो ये इसकी बॉडी पे डिपेंडेंट है। इस ऑर्गेनिज्म को हम इसके लिए क्या बोलेंगे, होस्ट। तुम्हें याद है ना, जैसे जो पार्टी देते हैं उसे हम बोलते हैं ना आज की पार्टी ये होस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके सिर में जुएं हैं तो आप इन्हें पार्टी दे रहे हैं, तो आप इनके लिए पार्टी होस्ट करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म पे ये पैरासाइट डिपेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। नेक्स्ट बात, अभी ये ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है इसके ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाएंगे। तो ये सिंपली ऑब्वियसली बात है इसके सिर तक भी लेके ही जाएंगे न्यूट्रिशन। तो ब्लड जब न्यूट्रिशन लेके जाएगा, लाइस के लाओ मुझे दे दो, है ना।
तो लाइस ने इसकी बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन डिराइव कर लिया, समझ गए। तो पैरासाइट को अगर मैं सम अप करूं तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग, दे डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। थर्ड, ये डायरेक्टली उस होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, एक लास्ट कैटेगरी डीकंपोजर्स, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो आया है वो कभी ना कभी तो मरेगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कभी ना कभी उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। और जब डेथ हो जाएगी तो इनकी बॉडी पे दो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा, बॉडी को तोड़ेगा। तोड़ेगा तो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो निकलेंगे, मिनरल्स वगैरह निकलेंगे, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, इन्हें हम डीकंपोजर्स भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो है पर हम लास्ट में करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया है फूड चेन। आ जाओ, बहुत आसान सा टॉपिक है यार, सीधी बात। फूड चेन पहले रीड करो। फूड चेन क्या बोल रहे हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। एक सीरीज में ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना है, इसी हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बना ले कि ये ग्रास है ना, तो ग्रास को कौन खाएगा, गोट, गोट ने खा लिया। और गोट को किसने खाया, लाइन। तो बेटा ये सीरीज में आ गया ऑर्गेनिज्म। पहली बात, कभी भी फूड चेन को सीरीज में ही बनाना, ऐसे नीचे मत करना, है ना, एक लाइन में ही बनाना। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड इज कॉल्ड एज फूड चेन। अभी फूड चेन के काफी सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बट हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे 4 फूड चेन बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रखी है, तो तुम्हें याद रखनी है। पहला डायग्राम में दे रखा है फॉरेस्ट में। बेटा अगर तुम फॉरेस्ट में देख पा रहे हो तो आपके पास फर्स्ट फूड चेन जो दे रखी है वो ये है कि ग्रास। ग्रास को किसने खाया, गोट ने। गोट को किसने खाया, लायन ने। फर्स्ट फूड चेन हो गई। सेकंड फूड चेन अगर आप देख पा रहे हो तो वो है किसकी, ग्रासलैंड की। तो सेकंड फूड चेन है ग्रासलैंड। तुम समझ पा रहे हो ग्रासलैंड में सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है, ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। अब बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में आपको एक लाइन में लिखना है, ये गलत है ना, मैं खुद ही बोल रही हूँ गलत है, पर मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है। आप स्नेक के आगे हॉक लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तीसरा इसने क्या बोल रखा है, पॉन्ड में। पॉन्ड में एक और फूड चेन हमारी एनसीईआरटी ने दे रखी है कि भाई प्लांट हो गया एल्गी। एल्गी को खाया किसी भी छोटे इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को खा लिया किसी फिश ने, और फिश को किसी फिश ईटिंग बर्ड, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फ्लेमिंगो ले लेते हैं। आ जाओ फ्लेमिंगो एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लेमिंगो ने खा लिया, ये लो यहाँ पे लिख दिया फ्लेमिंगो, ठीक है। ये तो 3 फूड चेन हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक 4th फूड चेन आपको जो याद रखनी है वो ये है, वो आपको आगे काम आएगी। एक्वाटिक फूड चेन के नाम से हम उसे याद कर लो। पहली चीज फाइटोप्लैंक्टन। बेटा अभी मैंने बताया फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इनको कंज्यूम करते हैं जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन क्या हो गए, अगेन ये भी छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, और ये इसको खा रहे हैं। जू एनिमल से रिलेट कर पा रहे हो, तो ये इसको खा रहे हैं इसलिए इसका नाम रख दिया जूप्लैंक्टन। अभी जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, छोटी छोटी मछलियां, है ना। और छोटी मछलियों को कौन खा सकता है, लार्ज फिश, बड़ी फिश। ये खा लिया लार्ज फिश ने। अच्छा, इस फूड चेन में हम लास्ट में चाहे तो, वैसे एक्वेटिक है इसलिए मैं लिख नहीं रही, बट चाहे तो इसको आगे कहीं ना कहीं आप ह्यूमन से भी लिंक कर सकते हो कि लार्ज फिश को ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। काफी सारे एग्जांपल्स भी ये स्लाइड में देखो फूड चेन के, एंड इनफैक्ट फूड चेन के कुछ भी एग्जांपल बन सकते हैं एग्जाम में, एंड आई बिलीव आपको डेफिनेटली वो आ ही जाएगा, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके फूड चेन के हैं। ये देख लो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। एक फूड चेन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ध्यान से देखना, सुनो। अभी तुमने एक फूड चेन बनाई, मैं वापस से बना रही हूँ फूड चेन, वो टॉपिक समझने के लिए। आप ही बोल रहे हो ग्रास को किसने खाया, गोट ने, और गोट को किसने खाया, लायन ने, है ना। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है, इस फूड चेन में कोई लेवल या पोजीशन जो आपने ऑर्गेनिज्म को दी उसे ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, एक फूड चेन में कोई लेवल या पोजीशन जो आपने इस ऑर्गेनिज्म को दी उसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। तो देखो क्या लिख रहा है, ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन और रैंक या लेवल भी बोल सकते हैं जो वो एक फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में सुनो। देखो बेटा, ग्रास है, अगर तुम याद करो अभी तुमने पढ़ा है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो ग्रास कौन होगा,
प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सेकंड, गोट को मैं क्या बोलूं, तुम्हें ही पता है, अभी तुमने बोला है कंज्यूमर है, तो लो जी गोट को मैंने डाल दिया कंज्यूमर में। लायन कौन है, लायन भी कंज्यूमर है, इसमें डाल दो। अब दो दो कंज्यूमर है तो मैं इसको भी थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर दूं। ये पहला कंज्यूमर है तो हम इसे बोल देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। लायन यहाँ पे सेकंड नंबर पे कंज्यूम कर रहा है तो इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। लो जी यहाँ पर हमने इसे बोल दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि ये एक्चुअली में कौन है, ये प्रोड्यूसर है, ये दोनों कंज्यूमर है, इसमें से ये पहला है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मुझे इसे एक लेवल या पोजीशन देना है, तो बेटा ट्रॉपिक लेवल में ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं हमेशा प्लांट। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फिक्स है, कोई प्रोड्यूसर ही ऑक्यूपाई करेगा। अभी सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमने किसको दिया यहाँ पर, गोट को, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल हमने किसको दिया, लायन को। इजी है ना। ट्रॉपिक लेवल क्या है, लेवल या पोजीशन जो एक ऑर्गेनिज्म को एक फूड चेन में मिलती है। यहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर्स जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ध्यान से देखो। प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर जो ये रहे वो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अगर ये तो छोटी फूड चेन है, इसके आगे कोई फूड चेन में ऑर्गेनिज्म होता, सपोज करो लाइन के आगे भी कोई होता, तो वो क्या हो जाता, टर्शरी कंज्यूमर। तो बेटा टर्शरी कंज्यूमर को कौन सा ट्रॉपिक मिल जाता, ट्रॉपिक लेवल 4। सपोज टर्शरी के आगे भी हो जाता तो वो होता क्वाटरनरी, वो हो जाता क्वाटरनरी कंज्यूमर। और बेटा क्वाटरनरी कंज्यूमर को फिर इस हिसाब से कौन सा ट्रॉपिक लेवल मिल जाता, फिफ्थ। क्या तुम्हें ट्रॉपिक लेवल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते भी हैं। आ जाओ देखो, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी, फटाफट देखो। एक क्वेश्चन, एक फूड चेन में जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा किसको मिलता है। कोई भी फूड चेन बना लो, अभी तो तुम इतनी देर से बना रहे हो, ग्रास को खाया गोट ने और गोट को खाया लायन ने। बेटा थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोला है, फर्स्ट तो हमेशा ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर को मिलता है, हटा दो। डिकम्पोजर इस पिक्चर में नहीं है। अभी सुनो, ट्रॉपिक लेवल वाले पिक्चर में डिकम्पोजर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर सपोज करो ये सब है, कभी ना कभी तो ये मरेंगे, तो डेफिनेटली डिकम्पोजर तो इस पे भी फीड कर सकता है ना। डिकम्पोजर भाई इस पे भी फीड कर सकता है, तो इस पे भी फीड कर सकता है, तो इस पे भी फीड कर सकता है। कोई भी मरेगा वो तो उसको तोड़ देगा, सिंपल सी बात। तो डिकम्पोजर को इस पिक्चर में ऐड मत करो, तो भाई डिकम्पोजर को भी यहाँ से हटाओ। नेक्स्ट वो बोल रहा है थर्ड, तो थर्ड पे ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड आ गया, तो ये हर्बीवोर तो सेकंड पे रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्निवोर ही होगा। अच्छा कार्निवोर की जगह ओमनीवोर में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं एक फूड चेन में तुम्हें ओमनीवोर भी एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, चलो रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखो। इन अ फूड चेन, वो बोल रहा है फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक, ट्रॉपिक लेवल असाइन करो फ्रॉग को। पहली बात तो देखो ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट, फिर इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। अभी वो बोल रहा है ट्रॉपिक लेवल असाइन करो किसको, फ्रॉग को, तो ये होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इंसेक्ट का होगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉग का होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड स्नेक का होगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है, चलो तो आंसर आ गया आपका फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखो। Why do producers always occupy the first tropic level in every food chain? ये तो मैंने तुम्हें बोला था कि प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी फूड चेन में सबसे पहले लाइट एनर्जी, बोले तो सनलाइट को ट्रैप करके फूड फॉर्म में यही लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रखते हैं। सम अप करूं दोबारा, मैंने क्या क्या बोला। पहली बात मैंने बोली कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप होते हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉप है तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके यही लेकर आते हैं किसी भी फूड चेन में, इसलिए ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही ऑक्यूपाई करते हैं। चलो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 10% लॉ, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा 10% लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये तुम्हें एक फूड चेन वही दिख रही है बार 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 बार, एक फूड चेन से समझ लोगे ना तो तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी, फिर तुम किसी भी फूड चेन में उन सारी बातों को एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो बेटा 10% लॉ क्या कह रहा है, हमारी एनसीईआरटी कुछ बातें बोल रही है, तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, सन जो है उससे सनलाइट आ रही है, और सनलाइट अर्थ पे जो आ रही है उसमें से ऑब्वियसली बात है 100% सनलाइट है। इस 100% में से जो आपके प्लांट्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, ये बेटा सबसे पहली बात सिर्फ 1% एनर्जी ही यूज करते हैं, यानी कि 100% जो सनलाइट गिरी उसमें से ये सिर्फ कितनी परसेंट यूटिलाइज करते हैं, ओनली 1%। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड बात, उस 1% एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को ही यूज करके ही अपना खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। दूसरी बात,
तीसरी बात, तुम कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो मेरे एग्जाम्पल में मैंने लिया कि ये 1% एनर्जी को यूज करके इन्हें 1000 जूल, इनफैक्ट 1000 किलो जूल एनर्जी भी यूनिट आ सकती है, दोनों आ सकती है, जूल भी आ सकती है, किलो जूल भी आ सकती है। तो इन्होंने 1000 किलो जूल जो है एनर्जी बनाई। अभी प्लांट ने 1000 किलो जूल एनर्जी बना ली। अब भाई प्लांट इस एनर्जी से बहुत कुछ करेगा। प्लांट है ना कोई वो दानी बाबा नहीं है जो तुमको है ना बना बना के खाना खिलाएगा। प्लांट ने ये खाना खुद के लिए बनाया, ये एनर्जी खुद के लिए बनाई है। उसको उस एनर्जी से क्या क्या करना है, देखो भाई उसकी बॉडी में भी काफी सारी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनमें वो एनर्जी यूज होगा। यानी कि एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होगी, ठीक है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, मतलब इसमें डाइजेशन तो नहीं हो रहा बट बाकी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज हो रही है। सेकेंड बात, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लिबरेट हो जाती है, मतलब कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और अल्टीमेटली इस बंदे ने जो एनर्जी बना की है, थोड़ा और क्लियर लिखते हैं इसको। सनलाइट गिरी 100%, इसमें से इसने कितनी यूज की 1%, और 1% से इसने बना ली 1000 जूल। इसको मैं 1000 किलो जूल भी लिख सकती हूँ। इसने खाना बना लिया, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर भी ऑब्वियस सी बात है इस एनर्जी को खुद के काफी सारी चीजों में, जैसे इसकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके लिए यूज करेगा। अभी क्या होगा, इस प्रोड्यूसर को कभी ना कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा। जो खा रहा है वो हर्बीवोर है। इस हर्बीवोर ने जब प्रोड्यूसर को खाया, बेटा ध्यान से सुनो, इस 1000 जूल में से इस प्रोड्यूसर से इस बंदे को सिर्फ 100 जूल मिला। कहने का मतलब है प्लांट ने जो एनर्जी बनाई ना, उसमें से उसने बहुत सारी एनर्जी खुद ने यूज कर ली अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, प्लस कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गई। और अल्टीमेटली अगर इस भाई को इस बंदे ने खाया, कौन है बंदा, डियर, तो इसको सिर्फ उस एनर्जी की 10% मिलेगी, दैट इज 100 जूल। कहने का मतलब है 10% लॉ ये कहता है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को अपर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो ओनली ये जो टोटल एनर्जी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन होती है। रिमेनिंग 90% एनर्जी या तो ये बंदा अपने खुद के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज कर लेता है, उसमें से कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में भी लॉस्ट हो जाती है। आई थिंक अब अपन ने बिल्कुल अच्छे से सम अप कर लिया। अगर इस हर्बीवोर यानी कि डियर को फर्दर कोई शेर आके खा ले, अगर शेर खाएगा तो सेम फंडा अपनाएंगे। जो हर्बीवोर है उसके पास अभी 100 जूल या 100 किलो जूल एनर्जी है, उसको ये बंदा खुद खाएगा, पचाएगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करेगा, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस कर दो। अभी इसके पास इतनी ही एनर्जी एज बॉडी मास बची है, आगे जब ये इसको खाएगा तो ये कार्निवोर उससे सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी ही ले पाएगा। दिस इज 10% लॉ। क्लियर है? तो इसको लिखना बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो पॉइंट वाइज ही लिखना आंसर। पहली बात जो आप इसमें आंसर लिखोगे ना, तो आंसर में पहली बात तो ये लिखना कि टोटल सनलाइट में से प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल ले लेना कि तुमने उससे हमने कितनी बना ली 1000 किलो जूल, उससे हमने 1000 किलो जूल एनर्जी बना ली। इसमें से 10% ही आगे वाले ट्रॉपिक लेवल को पास होगी, रिमेनिंग 90% एनर्जी है ये बंदा खुद के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एज वेल एज कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, तो सिर्फ 10% ही पास ऑन होगी। और फर्दर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही 10% करते करते एनर्जी और कम हो जाएगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुम देखो एक फूड चेन है, उसमें सपोज जो एनर्जी है 4th ट्रॉपिक लेवल पे वो है 5 किलो जूल, ये इस फूड चेन को बोल रहा है। तो बेटा ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ग्रास ऑपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, स्नेक फोर्थ पे एंड हॉक फिफ्थ पे। अभी वो बोल रहा है 4th ट्रॉपिक लेवल यानी कि इस पे 5 किलो जूल है, बताओ वो पूछा प्रोड्यूसर पे कितनी होगी, यानी कि वो इसकी पूछा है। बहुत आसान सा फंडा है, सीधी बात जो तुम्हें याद रखनी है, आगे बढ़ाओगे तो 0 कम कर देना, इधर पीछे की तरफ जाओगे तो 0 बढ़ा देना। यानी कि यहाँ पे 5 है ना, तो अगर 5th पे बात करें तो 0.5 हो जाएगी, 0 कम करना है ना। और इधर पीछे की तरफ 50, 500 और प्लांट पे 5000, तो आंसर क्या आ जाएगा 5000। सीधा फंडा, इधर की तरफ एनर्जी कम कर देनी है, उसको 0 हटाते जाना है, और इधर की तरफ जो पीछे वाले ट्रॉपिक लेवल मेन जहां से स्टार्ट करो वहां पे 0 ज्यादा होंगे, हर लेवल से 0 कम करते जाना। 10% लॉ यही कह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये फूड चेन दे रखी है, इसमें 100 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है लायन के पास। भाई के पास कितनी एनर्जी है, 100 किलो जूल एनर्जी है। बताओ कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर पे होगी। सीधी बात, डियर के केस में अगर इस पे 100 है तो इस पे 1000 होगी, 0 ज्यादा रखना है।
और इधर 1 0 और बढ़ा दो, लो जी आंसर आ गया आपके पास, इतनी किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बिल्कुल गलती नहीं करनी, ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ट्रॉपिक लेवल भी पूछ सकता है, 10% लॉ भी पूछ सकता है, एनर्जी देके आगे पीछे के एनर्जी भी पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन बनता है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें 10% लॉ की आ जाएंगी। देखो पहली बात, एक फूड चेन में तुम बताओगे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस ऑर्गेनिज्म से उसको ओनली 10% एनर्जी मिलती है। एक एग्जाम्पल लेके बताओगे, है ना। सेकेंड बात, अब जब जैसे जैसे हम आगे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी का अमाउंट कम होता जाएगा। तो अगर किसी फूड चेन को मैं 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा बनाऊंगी तो जो लास्ट के ट्रॉपिक लेवल है उन पे इतनी कम एनर्जी जाएगी कि वो उनके सर्वाइवल के लिए क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है सर्वाइवल नहीं हो पाएगा इतनी कम एनर्जी के साथ, फिजिएबल नहीं है इतनी कम एनर्जी के साथ जिंदा रहना। ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है। इसको फूड चेन से आप बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी फूड चेन ही बना दो कि ग्रास है, ग्रास को ग्रासहॉपर ने, फिर फ्रॉग ने, फिर स्नेक ने, फिर हॉक ने खाया। अगर मैं इसमें 1000 किलो जूल से स्टार्ट कर रही हूं तो बेटा यहाँ पे ग्रास जो ग्रासहॉपर है उसके लेवल पे 100 हो गया, फ्रॉग के लेवल पे 10, स्नेक के लेवल पे 1 एंड हॉक के केस में तो 0.1। तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो कि जो टॉप लेवल पे है, जो टॉप ट्रॉपिक लेवल पे है वो सबसे कम एनर्जी गेन करता है, इसलिए किसी भी फूड चेन को हमें इससे लंबी नहीं बनानी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, बता दोगे। लेवल, पोजीशन, रैंक जो एक ऑर्गेनिज्म को हम एक फूड चेन में देते हैं उसे ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। सेकंड, व्हाई आर ऑटोट्रॉप्स कंसिडर्ड इन एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बता दिया भाई यही वो ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट को यूटिलाइज करके अपना खाना बना पाते हैं, यही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं केमिकल एनर्जी में, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दिया है। स्टेट द रीजन फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, जो सबसे लास्ट में होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, उसको जिंदा रहने के लिए इतनी कम एनर्जी फिजिएबल नहीं रहेगी। क्लियर है। देखो 3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। अब आ जाते हैं फूड वेब पे। बच्चा बच्चा जानता है फूड वेब क्या होता है बेटा। प्रैक्टिकली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि लायन बैठ के देख रहा है डियर कहाँ है भाई, डियर कहाँ है, मैं तो डियर ही खाऊंगा क्योंकि ये ना एक बच्चा है उसने फूड चेन में मुझे सिर्फ डियर ऑप्शन ही दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना, जिसको जो मिलेगा वो खाएगा। तो प्रैक्टिकली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। प्रैक्टिकली क्या एग्जिस्ट करता है, फूड वेब। तो फूड वेब कुछ भी नहीं है, खूब सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है और एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं खाने के, उसे फूड वेब बोलते हैं। देखो ये तो बोल रहा है नेटवर्क ऑफ फूड चेन जो इंटरकनेक्टेड है वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे और एक ऑर्गेनिज्म को काफी सारे फीडिंग कनेक्शंस मिल जाते हैं। अब बेटा ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तुम्हें पता है नॉर्मल सा दिख रहा है तुम्हें कि ये प्लांट है, प्लांट जैसे यहाँ पर देख लो तुम, प्लांट है, ये माउस है, इसको ये वाला प्लांट भी मिल रहा है, इसको ये वाला प्लांट भी मिल रहा है, इस प्लांट को सांप भी खा सकता है, इस प्लांट को ये हॉक भी खा सकती है, इस प्लांट को ये मोर भी, मतलब इस चूहे को, आई एम सॉरी, चूहे को सांप भी खा सकता है, चूहे को ये वाला बर्ड भी खा सकता है, उसको पिकॉक भी खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। चलो अच्छा एक और चीज और देखो, ये ना इस ऑप्शन में तो मैंने तुम्हें बता दिया एक को 3 जने खा सकते हैं, प्लस इस सांप के पास भी ऑप्शंस खूब सारे हैं, ऐसा नहीं चूहे पे डिपेंडेंट है, चूहे को भी खा सकता है, बर्ड को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, तो इसको जो ऑप्शन मिलेगा वो खा लेगा, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक फॉलोइंग फूड चेन दे रखी है उसने आपको, ये दे रखी है, देखो दिख रही है तुम्हें फूड चेन उसने दे रखी है, ये रही फूड चेन। इसमें वो बोल रहा है इस फूड चेन में सबसे अच्छी फूड चेन बनाओ जो कि सबसे एडवांटेजेस है ह्यूमन बीइंग को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन क्या खाए इसको मैक्सिमम एनर्जी मिले। मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है वेजिटेरियन बन जाइए, तो भाई मैक्सिमम एनर्जी ये सीरियल प्लांट को डायरेक्टली ह्यूमन खाएगा तो इसको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी क्योंकि 10% लॉ यही कहता है। क्लियर है आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं। स्टेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ द सीरियल प्लांट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वापस रुको हाँ, सीरियल प्लांट, पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ द सीरियल प्लांट इन ग्रोइंग इन अ सॉइल रिच इन पेस्टिसाइड। बेटा ये बायो मैग्निफिकेशन पॉइंट है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को मैं थोड़ा पीछे डिस्कस करूंगी कि अगर एक प्लांट को आप ऐसी सॉइल में उगाएं जहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डला हुआ है तो इसका क्या डिसएडवांटेज है मैं आगे बताऊंगी, रुक जाओ। इससे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो एक फूड वेब यूजिंग द ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड अबव। जो ऊपर ऑर्गेनिज्म है उनसे एक फूड वेब बनाओ। देखो सबसे पहले किसी भी फूड वेब में नीचे तो प्लांट ही आएगा, तो सीरियल प्लांट, अभी सीरियल प्लांट हो गया। नेक्स्ट देखो और कौन, सीरियल प्लांट को रैट खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। और कौन खा सकता है, गोट खा सकती है ना। और कौन खा सकता है, लो जी ह्यूमन भी खा सकता है,
पहली अपनी फूड चेन बन गई है ना। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसमें। अच्छा फिर रैट को, ये सब हो गया, रैट भी हो गया, ह्यूमन भी बना दिया। अच्छा रैट को फर्दर स्नेक खा सकता है और स्नेक को फर्दर हॉक खा सकता है ना। अच्छा ये स्नेक जो है और क्या खा सकता है, स्नेक तो ये खा रहा है, और ये ह्यूमन गोट भी खा सकता है। अच्छा बेटा ये जो आंसर है ना, इसके अंदर ह्यूमन स्नेक भी खा सकता है। चाइनीज बंदों को इमेजिन कर लो यार, खा लेते हैं वो, उनके अकॉर्डिंग तो वो रैट भी खा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तुम क्या खाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे इंसान तो फिर दाल रोटी खाता है, तो मैं तो मार्क ही नहीं कर पाऊंगी फूड वेब। तुम्हें थोड़ा सा ना चाइनीज दिमाग ला के मार्क करना है। तो ह्यूमन इस एग्जाम्पल में ना रैट भी खा लेगा, स्नेक भी खा लेगा, गोट भी खा लेगा, सब खा लेगा, उसको जो मिलेगा वो खा लेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है फूड वेब एंड फूड चेन के बीच में डिफरेंशिएट करो। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें पता है पहला पॉइंट तो डेफिनेटली यही होगा। फूड चेन एक सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है एज फूड। फूड वेब में आप ये लिख दोगे कि ये इंटरकनेक्टेड फूड वेब है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं खाने के। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे बस यही लिख दो, इसमें यहाँ लिख दो एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म एज एन ऑप्शन मिलता है खाने के लिए। यहाँ सेकंड पॉइंट लिख दो एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं खाने के। ठीक है ये रहा। अच्छा तीसरा तुम लिख सकते हो बेटा, सपोज करो फूड चेन में बात करें, जैसे तुम बार बार बोल रहे हो ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया लायन ने, तो सपोज एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि ग्रास को गोट ने खाया और गोट को लायन ने खाया। सपोज इस फूड चेन में, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर सारी गोट मर जाए, हो सकता है ना सारी गोट मर जाए, तो भाई बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस केस में अगर गोट सारी मर जाए तो लायन बेचारे को तो खाना ही नहीं मिलेगा, तो लायन ऑटोमेटिकली मर जाएगा, और इन दैट केस तो बस ग्रास ही ग्रास ग्रो करेगी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक और एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई इस फूड चेन में सपोज करो सारे लायन मर जाए तो क्या होगा। भाई अगर लायन मर जाएंगे तो गोट को कोई खाएगा नहीं, गोट को खाएगा नहीं तो गोट का नंबर बढ़ जाएगा, गोट का नंबर बढ़ जाएगा तो भाई गोट घास खाएंगी, घास कम हो जाएगी, तो फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। एज अ रिजल्ट ये नहीं सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ भी डाल रही हूँ कि यहाँ पर ना कुछ खासा अडेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, यहाँ पे वो चीज मिल जाती है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। और तुम लास्ट में एग्जाम्पल लिख दो, तो टोटल अपने पास हो गए 4 पॉइंट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या मतलब क्या है, तुम ही फूड चेन में बोल रहे थे ना, अभी बार बार मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम चलो एक नया एग्जांपल दे रहे हो। जैसे प्लांट है, प्लांट को इस रैबिट ने खाया, रैबिट को सांप ने खाया, सांप को इस ईगल ने खाया, है ना। तो अगर यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर यहाँ पर सपोज करो 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो बेटा यहाँ पर कितनी हो गई 100, फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इधर लिखती हूँ मैं, इधर 1000 है तो इधर 100 हो जाएगी, तो इधर 10 हो जाएगी, तो इधर 1 हो जाएगी, और ऊपर गए तो 0.1 हो जाएगी। तो एनर्जी हमेशा जहां प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जा रही है, तो एनर्जी ग्रेजुअली कम होती जा रही है। और अगर मैं इसी चीज को एक पिरामिड की फॉर्म में बना दूं, तो बेटा पिरामिड यही बनेगा ना, प्रोड्यूसर सबसे नीचे, एनर्जी सबसे ज्यादा है, टॉप पे जो कंज्यूमर है उसके पास एनर्जी कम है, तो पिरामिड हमेशा ऐसा ही बनेगा। ऐसा जो पिरामिड है इसे हम क्या बोलते हैं, अपराइट पिरामिड। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट बनता है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ भी ये हम बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। अच्छा एक और चीज बोल सकते हो इसमें, एक और बात मजेदार सुनो। तुम पहली बात तो याद रखो, जो पिरामिड है ना, पिरामिड ही नहीं, तुम एक बात नॉर्मली याद रखना कि अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो 2 पॉइंट और एनसीईआरटी में अपने दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये पॉइंट भी याद रखना, यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो, हमेशा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। सेकंड बात, जो एनर्जी एक बार चली गई, भाई अगर सपोज करो ग्रास को गोट ने खा लिया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, अब ये दोबारा इस ट्रॉपिक लेवल पे नहीं आ सकती। तो अगर एक बार एनर्जी आगे के ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन हो गई तो फिर पीछे नहीं ला सकते। ऐसा चमत्कार नहीं होगा लो जी गोट ने दोबारा उल्टी कर दी और घास में वो एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये वही सेम बात बोल रहे हैं, अब तुम्हें समझ आ चुकी है, बार बार रिकैप करने की जरूरत नहीं। बायोमैग्निफिकेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले ना मेरे साथ समझो क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी ना, पहले सुनो। एनसीईआरटी ने इसको एक पैराग्राफ में बहुत प्यारा समझा रखा है, सुनो। जैसे सपोज करो मैं ना कोई क्रॉप उगा रही हूँ, ये मैंने क्रॉप उगा दी, ठीक है बेटा। क्रॉप में दिक्कत क्या आती है सबसे ज्यादा, भाई पेस्ट लग जाते हैं, है ना, या क्रॉप को डिजीज हो जाती है। तो आजकल अपन ने तो मस्त फंडा अपनाया है, अपन काफी सारी केमिकल्स यूज कर सकते हैं। केमिकल्स में तुम्हें पता है फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट में किसी भी फॉर्म में केमिकल यूज कर रही हूँ, ठीक है बेटा। अभी जब मैंने केमिकल यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है ये केमिकल धीरे 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 सॉइल में भी तो आएगा, केमिकल इस पे डला है तो सॉइल में भी आएगा। तो अभी ये सॉइल के अंदर केमिकल आ चुका है,
पहली बात। दूसरी बात, बेटा बारिश भी आएगी, किसी ना किसी तरीके से ये केमिकल हमारे पानी में भी आके मिल जाएगा। भाई नियर बाय कोई वाटर है, वाटर बॉडी है, उसमें भी ये केमिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि हमने क्रॉप उगाई, तो भाई क्रॉप पे या हमने जो भी केमिकल यूज किया वो केमिकल अगर मैंने क्रॉप पे डाला तो क्रॉप से वो सॉइल में आया एंड किसी ना किसी तरीके से वो वाटर बॉडी में आ गया। तो अब ये केमिकल सॉइल में भी और वाटर बॉडी में भी है। अगर मैं सॉइल में बोलूं तो आगे ये प्लांट्स भी उसको लेंगे और सब्सिक्वेंटली आगे अगर मैं चलूं तो जो आगे की फूड चेन है वो उसमें भी एंटर करता जाएगा केमिकल। नेक्स्ट बात, अगर मैं पानी में इस केमिकल को ऐड कर रही हूं तो भाई ये केमिकल इस पानी की फूड चेन में भी एंटर कर जाएगा। सेकेंड बात। तीसरी बात, ये केमिकल स्टेबल है, ये डिग्रेड नहीं हो सकते, और अगर ये डिग्रेड नहीं हो सकते तो ये स्टेबली पास ऑन होते जाएंगे। इसको एक फूड चेन से समझते हैं। तुमने अभी पढ़ा था ना एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करते हैं, जूप्लैंक्टन, उनको कौन कंज्यूम करती हैं, स्मॉल फिश, और उनको कौन कंज्यूम करती हैं, लार्ज फिश। बेटा नेक्स्ट बात सुनना, केमिकल जो है ना उसकी हम जो यूनिट है वो पीपीएम लेते हैं। पीपीएम का मतलब है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। तो जब ये केमिकल आया इस वाटर बॉडी में आया तो डेफिनेटली फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में गया, तो मैंने ले लिया एग्जांपल 0.01। ठीक है, ये इसकी बॉडी में आ गया। अब ये केमिकल डिग्रेड नहीं हो सकता और आराम से पास ऑन हो सकता है, तो फाइटोप्लैंक्टन अपना खाना वाना बना के बैठी, इनके अंदर केमिकल आ गया। अभी जूप्लैंक्टन आएगा, मन चला उसको भूख लगी है ना, तो वो फाइटोप्लैंक्टन उठा के खा लिया। अभी फाइटोप्लैंक्टन को जब ये जूप्लैंक्टन खाएंगे तो ऐसा तो नहीं ना ये डाइटिंग पे चल रहे हैं जूप्लैंक्टन, कुल मिला के एक फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे, ये बहुत सारे खाएंगे। तो इनके अंदर का जो केमिकल है वो एज इट इज स्टेबली इस जूप्लैंक्टन में चला गया, तो अमाउंट जो है केमिकल का इसके अंदर बढ़ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया 0.05 या 0.5 छोड़ो यार, 0. ये ले लो 0.2 ppm तक पहुंच गया। ठीक है, अभी इन जू प्लैंक्टन्स में केमिकल है, तो एक छोटी मछली आएगी घूमते घूमते, चलो भाई डिनर कर लेती हूँ, और ये जू प्लैंक्टन को खा जाएगी। तो जब ये जू प्लैंक्टन को खाएगी, तुम समझ रहे हो ना, इस जू प्लैंक्टन में केमिकल है, तो ये मछली जब इन सारे जू प्लैंक्टन को खाएगी तो सारा केमिकल इसकी बॉडी में आ जाएगा, यानी कि इसकी बॉडी तक आते आते केमिकल का लेवल और बढ़ गया। सपोज करो इस पे पहुंच गया 1 ppm पे। अभी एक बड़ी मछली आएगी जो लाइन से खूब सारी इन चिल्लर अठन्नी वाली मछलियों को खा जाएगी, तो बेटा ये सारी छोटी मछलियों का केमिकल एज इट इज इस बड़ी मछली में चला गया, तो इसके ऊपर तो लेवल और बढ़ गया। लो जी 5 ppm तक पहुंच गया, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैं ऐसे ही समझाओगे बायोमैग्निफिकेशन को। बायोमैग्निफिकेशन में जो केमिकल है वो केमिकल स्टेबल है, वो डिग्रेड नहीं हो रहे, और जैसे जैसे आगे की फूड चेन में वो जा रहे हैं तो उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और जो टॉप कंज्यूमर है, इस एग्जांपल में टॉप कंज्यूमर जैसे मैंने ये बना दिया, तो जो टॉप कंज्यूमर है उसके पास हमेशा हाईएस्ट नंबर में वो केमिकल होगा। दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। एक बार रीड कर लेते हैं। बायोमैग्निफिकेशन जो पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कि डीडीटी, अच्छा बेटा क्वेश्चन डीडीटी पे आया हुआ है, अभी मैं बताती हूँ। डीडीटी है, हैवी मेटल है, ये सब क्या होते हैं, ये इंक्रीज होती जाती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे वो फूड चेन में बढ़ती जाते हैं। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देख लो, सबसे कम केमिकल किसमें होगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश और फिर हॉक। तो जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास हमेशा सबसे ज्यादा केमिकल होगा। तो मतलब अगर मैं दो कॉन्सेप्ट को देखूं तो बड़ा दुख है, जो टॉप कंज्यूमर है उसके पास एनर्जी तो होगी सबसे कम 10% लॉ के अकॉर्डिंग, और यही टॉप कंज्यूमर के पास सबसे ज्यादा क्या होगा, कचरा, केमिकल। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसलिए कहा जाता है वेजिटेरियन डाइट अपनाओ, प्लांट्स के आसपास का ही भोजन लो, इससे एनर्जी मिलेगी ज्यादा, केमिकल मिलेगा कम। ठीक है भाई, बायोमैग्निफिकेशन देखो ये कितनी कितनी पीपीएम देखो कितनी बढ़ा रखी है ना। चलो ये टॉपिक भी क्लियर है। और ऐसे ही लिखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इसी फॉर्म में लिखोगे कि आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले, वाटर बॉडी में भी गया, इधर सॉइल से आगे की फूड चेन में भी गया, फर्दर तुम एक्वेटिक फूड चेन से उसको समझा के खत्म कर देना। चलो भाई, क्वेश्चन है डीडीटी को स्प्रे किया गया, कहाँ स्प्रे किया डीडीटी को, एक लेक में। क्यों भाई, वहां पे ना मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मच्छरों को मारने के लिए, डेंगू से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए लो जी उन्होंने डीडीटी डाल दिया। उन नादान लोगों को क्या पता था कि हम डीडीटी के नाम पे केमिकल ऐड कर रहे हैं। वो आगे पूछ रहे बताओ इसका क्या रिजल्ट होगा ट्रॉपिक लेवल पे उस लेक में, बहुत बर्बादी कर दी। तो तुम आंसर ये लिखोगे डीडीटी एक केमिकल है जिसको आपने मच्छर मारने के लिए जब लेक में डाला, तो ये केमिकल स्टेबल है, डिग्रेड नहीं होगा, नाउ इट इज गोइंग टू एंटर इन द फूड चेन, एंड जैसे जैसे वो सब्सिक्वेंटली आगे के ट्रॉपिक लेवल पे पास होगा तो उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, एंड जो लास्ट टॉप कंज्यूमर है उसके पास तो भंडारा होगा इस केमिकल का। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
ओजोन लेयर का एक मस्त सा टॉपिक है, 3 पार्ट्स हैं इसके, फटाफट समझ लेते हैं। देखो पहले पार्ट क्या बोल रहा है वो, देखो तुम्हें फटाफट मैं बताती हूँ क्या आना है। पहली बात तुम्हें याद रखना है, ओजोन लेयर जो है ना वो है O3। नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखना है, वैसे तो ये काफी पॉइजनस है, पर भगवान की दया से ये जो ओजोन है ना, इसने हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उस पे एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। यानी कि आपको टर्म्स क्या रखनी है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास क्या है, ओजोन ने एक लेयर बना ली जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अभी इसका फायदा क्या है, फायदा ये है बेटा, तुम्हें पता है सनलाइट जो है ना, सनलाइट का एक बड़ा दिक्कत क्या है, ये सनलाइट है ना, सनलाइट से कुछ रेडिएशन आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन। अभी मजेदार बात ये है कि ये जो हमारे पास लेयर है ना, ओजोन लेयर, वो इस यूवी रेडिएशन को बहुत कम पास ऑन होने देती है नीचे, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये बहुत कम यूवी रेडिएशन नीचे तक आ पाती है। यानी कि आप कहो तो अर्थ तक तो आते आते हमारे पास काफी यूवी रेडिएशन जो है वो कम हो जाती है ना। तो तुम्हें पहली बात क्या रखनी है, ओजोन O3 वैसे तो डेडली पॉइजनस है, बट ओजोन ने हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर पे क्या बना रखी है, एक लेयर बना रखी है। लेयर जो है प्रोटेक्टिव है, क्यों, क्योंकि सनलाइट की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है। अभी नेक्स्ट बात समझ गए तुम, यूवी के बारे ओजोन के बारे में ये सारी बातें लिख रही हैं, ये तो मैंने ना एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। अच्छा अभी नेक्स्ट बात सुनो कि ये जो यूवी रेडिएशन चिल्ला रहे हो ना तुम ये कहना चाह रहे हो ना ओजोन लेयर बहुत जरूरी है, तो ओजोन लेयर बनी कैसे, बात याद रखनी है, ये ना यूवी ने बेचारे ने खुद ने बना दी थी। जाओ मैं आगे जाके तुम्हें बहुत परेशान करूंगा, मैं खुद ही लेयर बना देता हूँ। सुनो होता क्या है, सन से ना, जैसे कि सन है, सन से जो यूवी रेडिएशन आई, यूवी रेडिएशन जब आई तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को तोड़ दिया। ऑक्सीजन को तोड़ा तो ऑक्सीजन बेचारा ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन की फॉर्म में टूट गया। अब ये फ्री ऑक्सीजन मन चला है फटाफट फटाफट किसी ऑक्सीजन से कंबाइन करना चाहता है, तो ये फ्री ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके O3 बन गया। ऐसे करते 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 इवोल्यूशन में आता है टॉपिक, ऐसे करते करते खूब सारे O3 के मॉलिक्यूल बन गए, उन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली और बन गई हमारी ओजोन लेयर। यही लिख रहा है, देखो एनसीईआरटी की लाइंस है, सेम मैंने वही सारी बात बता रखी, कर लोगे तुम आराम से। चलो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो ओजोन लेयर है ना, अगर ये डिप्लीट जो कि हो ही रही है, उसके हमारे पर क्या दिक्कत यानी कि डिसएडवांटेज हमारे ह्यूमन या आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या रहेंगे। बेटा भाई सबसे पहले तो ये स्किन कैंसर कॉज करता है। ऐसा होता है भाई जब यूवी रेडिएशन आती है ना, तो यूवी रेडिएशन तुम्हारे डीएनए को तोड़ देती है, उसके कारण म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने से तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसका रिजल्ट एक कैंसर भी है। अच्छा कैटरैक्ट, आंखों की दिक्कत भी आ जाती है। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उसके अलावा एजिंग, भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने दुख दर्द आने तो बूढ़े तो जल्दी हो गई ना। और उसके बाद ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, डीएनए डैमेज करता है, म्यूटेशन हो जाता है, एंड सनबर्न तो होएगा इसी। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर बनी कैसे, यूवी ने खुद ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन निकले, इन नेसेंट ऑक्सीजन ने जाके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लिया, O3 बन गई। ऐसे करते करते प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन बन गई, ब्लैंकेट बन गई पूरी, ठीक है। फायदा ये है कि वो यूवी रेडिएशन को पास ऑन नहीं करने दे रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत कम यूवी रेडिएशन यहाँ पाती है। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये है कि हमें आजकल यूवी रेडिएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, और ये दिक्कतें आ रही है। चलो नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं फटाफट बच्चों। अब इस पे क्वेश्चन आता है, अगेन ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं तुम्हें सिंपल समझा देती हूँ दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि हम ना CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल, जिसको हम रेफ्रिजरेटर है, AC है, एरोसोल स्प्रेज है, इन सब में यूज करते हैं। ये CFC का दिक्कत क्या है, ये मस्त ऐसे ना जहां से भी रिलीज होती है इसे एनवायरनमेंट से स्टेबली ऊपर 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 जाती रहती है, यानी कि स्टेबली ऊपर पहुंच जाती है। अभी ये ऊपर कहां तक पहुंच गई, आपके ओजोन तक। अभी यूवी का जो चक्कर है ना वो ये है, सनलाइट इस CFC को भी तोड़ देती है, सनलाइट जो है वो सबको तोड़ देता है, तो सनलाइट ने CFC को भी तोड़ दिया। CFC से निकला क्लोरीन, CFC से निकला क्लोरीन। देखो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ओजोन के साथ। अभी ओजोन के साथ रिएक्ट कर गया भाई, तो ये ओजोन को क्या कर देगा, बर्बाद, और ओजोन बर्बाद हुई तो बाकी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दोबारा सुनो, हमने CFC जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का केमिकल यूज किया, जिसको हम एरोसोल स्प्रेज में यूज करते हैं, AC में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं। ये स्टेबली हमारे एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, इसको किसने तोड़ दिया, सनलाइट ने तोड़ा, तो इसमें से क्या निकला, क्लोरीन। क्लोरीन ने जाके किसके साथ रिएक्ट कर लिया, ओजोन के साथ। इससे हमारा ओजोन जो है डिप्लीट हुआ, एंड फिर आगे की सारी दिक्कतें शुरू हो गई। क्लियर है ये टॉपिक। चलिए बच्चों, अब इसके लिए हमारे ना एक पॉइंट बस तुम्हें याद रखना है, वो ये है
कि एनसीईआरटी ने बोल रखा है 1987। अभी 1987 ईयर मुझे कैसे याद रहता है, मतलब मेरे हस्बैंड का है ना बर्थ ईयर है, इसलिए मुझे याद रहता है 1987। तुम भी ऐसे याद कर लो 1987, ठीक है। तो 1987 में याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने लॉ दे दिया कि भैया अब नहीं यूज करोगे सीएफसी, बहुत हो गया। तो क्या याद रखना है, 1987 में यूएनईपी ने एक पूरा एग्रीमेंट साइन कराया कि भैया अब नहीं यूज करोगे सीएफसी को, समझ गए। और सीएफसी को मैन्युफैक्चरिंग भी बंद करवा दिया, तो अब हम सीएफसी यूज नहीं करते। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड है ना एक दो बातें सुन लो, 1 मिनट बस, थोड़ा पानी भी लिया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। वेस्ट ना 2 टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको इस टेबल से अपन समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बेटा दोनों ही आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, या ये भी आ सकता है कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, दोनों आ सकते हैं। तो अगर आपके सामने डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए तो आप ये आराम से टेबल बना सकते हो। पहली बात, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको डीकंपोजर्स बोले तो बैक्टीरिया एंड फंजाई तोड़ सकते हैं। पहली बात देखो, ये पॉइंट लिख रहा है, इनके एक्शन इस पे हो सकता है, रुको, इनका एक्शन इस पे हो सकता है। दूसरा कलर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो है जिसपे कोई भी सेप्रोफाइट या डीकंपोजर एक्शन नहीं कर सकता, इनको नहीं तोड़ सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे आओ बेटा, क्योंकि हम इन्हें तोड़ पा रहे हैं तो ये पोल्यूशन नहीं कर पा रहे, और क्योंकि आप इन्हें तोड़ ही नहीं पा रहे हो तो ये पोल्यूशन कर देते हैं, ठीक। तीसरी बात, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वो तो भाई केमिकल से बने हुए हैं, तो ये सिंथेटिक है, केमिकल्स से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये डिग्रेड हो रहे हैं, है ना, तो ये क्या बोल रहा है, दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। भाई टूट के ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं ना, अगर ये टूट रहे हैं तो यूजफुल प्रोडक्ट बन जाएगा इससे। नेक्स्ट आ जाओ, ये डिग्रेड ही नहीं हो रहे, टूट ही नहीं रहे, तो भाई इनसे कौन सा यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा, ये तो अनचेंज रह जाएंगे, एज इट इज आपको ये अनचेंज दिख जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इससे कोई इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं होता, ये आराम से टूटते हैं, उल्टा फायदेमंद है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और ये तो भाई डिस्टर्ब कर देते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आओ, ये कंपैरेटिवली, अच्छा ये लाइन मेरी ना कॉन्ट्रडिक्टरी है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है दे परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ये क्योंकि डिग्रेड हो रहे हैं ना, तो कंपैरेटिवली तो स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये तो भाई डिग्रेड ही नहीं हो रहे, बहुत बहुत टाइम तक पड़े हुए हैं, तो बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल तक ही ये पड़े रहेंगे एज इट इज। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल बता दो भाई, पेपर है, काउ डंक है, सारी जितनी भी चीजें हैं यार वो सब बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगी, और ये सब क्या आ जाएंगे, जैसे प्लास्टिक बैग है, सिंथेटिक फाइबर है, कैन्स हैं, डीडीटी वगैरह हैं, ये सब आपके आ जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 ways इन विच बायोडिग्रेडेबल, अभी तुम बड़े चिल्ला रहे थे यार बायोडिग्रेडेबल अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल अच्छा है, क्वेश्चन बोल रहा है बताओ बायोडिग्रेडेबल का ही एनवायरनमेंट पे क्या गंदा इंपैक्ट है। सुनो भाई बहुत आसान है, पहली बात तुम बोलोगे, तुम बोल रहे हो ना बायोडिग्रेडेबल चीजें को बैक्टीरिया एंड फंजाई तोड़ते हैं, पहली बात सुनो, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो हम बोल रहे हैं ना, पहली बात ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स सम टाइम, ये एक कंपैरेटिवली टाइम ड्यूरेशन लेता है। जब तक ये डिग्रेडेशन हो रहा है, टूट रहा है, मीनवाइल ये वहीं पड़ा रहेगा, गंदगी करता रहेगा, तो पहली बात तो ये क्या करेगा, ये एनवायरनमेंट को पल्यूट करता रहेगा, ठीक है, डर्टी करता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से बदबू आएगी, इसमें से स्मेल आएगी, है ना। नेक्स्ट बात, अगर यार ये कचरा पड़ा ही रहेगा, ये कचरा ऐसे पड़ा ही रहेगा, तो मच्छर मक्खी के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, तो तीसरी बात क्या बोल दोगे कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, जैसे कि मस्कीटोज के लिए, है ना, फ्लाइज के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है भाई, मच्छर बड़ा खतरनाक है, तो उससे काफी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा, समझ गए तुम, दिक्कत है भाई। ऐसा नहीं है बायोडिग्रेडेबल बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप इन्हें सही से हैंडल नहीं करो, जाके ऐसे कूड़ा कचरा पटक दो ना, तो इनसे ही मच्छर मक्खी आते हैं और जिससे हमारे घर में खूब सारी बीमारियां आ सकती हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अब 2 वे बताओ जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बर्बाद है। बेटा बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जब तुम्हें क्वेश्चन आता है ना बायोडिग्रेडेबल, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली बातें लिखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोचा ही नहीं होता। तो तुम याद रखना, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो पहली बात तो पोल्यूशन कॉज करती है, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ काफी केमिकल्स भी हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो बायोमैग्निफिकेशन करेंगे। भाई जमीन पे पटक रहे हो तो किसी ना किसी वे में वो सॉइल को भी डिस्ट्रक्शन करेंगे, सॉइल भी खराब करेंगे। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन, अगर ऐसे प्लास्टिक वगैरह तुम ऐसे डाल देते हो ड्रेनेज सिस्टम
को ब्लॉक कर देते हैं। अगर कोई जानवर काऊ वगैरह उसको खा लेती है तो उनकी बॉडी में चोक कर देती है, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है। क्या बोलोगे? पहला तो पॉल्यूशन करते हैं, सेकंड बायोमैग्निफिकेशन, तीसरा सॉइल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्लॉगिंग हो जाता है, प्लास्टिक को अगर किसी जानवर एनिमल ने खा लिया तो उसकी चोकिंग के कारण डेथ हो जाती है। तो बेटा आ जाते हैं बिल्कुल, अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं अपन। अगर वो आपसे पूछे कि भाई गार्बेज को कैसे मैनेज करोगे, तो बहुत आसान से पॉइंट्स है। पहली बात, आप 5R टेक्निक पे वर्कआउट करें। क्या है? सबसे पहले तो मना ही कर दो भाई, जरूरत नहीं तो मना कर दो। दूसरी बात, रिड्यूस करो ना, जितना हो सकता है अवॉइड करो ना। प्लास्टिक बैग मत यूज करो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? रीयूज, अगर तुम्हारे पास घर में प्लास्टिक बैग आ गया तो उसे बार बार यूज करो, क्या दिक्कत है तुम्हें? रीपर्पस, कोई पर्पस बना लो भाई। सपोज करो आपके घर में कोई प्लास्टिक की चीज है, उसको पर्पस कुछ और कर दो, है ना। मतलब रीपर्पस का मतलब होता है जो भी चीज, जैसे तुम्हें याद है वो बचपन में हमारे स्कूल्स में कंपटीशन होते थे ना, तुम्हारे भी हुए होंगे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वही कह रहा है वो, रीपर्पस। नेक्स्ट आ जाओ रिसाइकिल। जैसे याद है अपन कबाड़ी वाले को ये देते हैं, पेजेस वगैरह देते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें देते हैं, उन्हें रिसाइकिल कर देते हैं। तो 5 Rs को फॉलो करो। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपके पास जितने भी बायोडिग्रेडेबल, जैसे तुम्हारे किचन वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है, शर्त बायोडिग्रेडेबल है, उसको ऐसे ना गड्ढा बना के अपन उसमें सारा कचरा डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर इसी में आप अर्थवर्म छोड़ देते हैं तो वो वर्मी कंपोस्टिंग हो जाता है। ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये है बेटा, इससे हमें मेन्योर मिलता है, और मेन्योर तो तुम्हें पता ही है ना कितना बढ़िया होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इन लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे सारा कचरा वगैरह जो होता है वो डंप कर दिया जाता है, उसे हम लैंडफिल बोलते हैं। ये सिटी के आउटर साइड पे बनाया जाता है। इंसिनरेशन का सीधा मतलब है भाई कचरे को जला डालो, कुछ ऑप्शन नहीं है तो जला दो, हालांकि इसका भी डिसएडवांटेज है ना। नेक्स्ट आओ, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट तुम्हें पता है, सीवेज को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए सो दैट उसका लेवल जो है वो कम कर दिया जाए, ताकि उसके जो टॉक्सिक लेवल है वो अमाउंट कम कर सके। और नेक्स्ट बायोगैस, तुम्हें पता ही है, गोबर गैस हम बना सकते हैं। बायोगैस अगेन फिर वही आ जाता है, बायोडिग्रेडेबल चीजों का ही बन सकता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ना, कंपोस्ट एंड बायोगैस, ये बायोडिग्रेडेबल के लिए है, ये बाकी आप नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अब बस चंद एक आधी क्वेश्चन और हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग को यूज नहीं करना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन ढूंढो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये रहा, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन और है जो आप बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ये मत टिक कर देना जल्दीबाजी में, तुम्हें टिक यही करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अच्छा, एक और बोल रहा है, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? बेटा आसान है, अगर आप ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हो। सेकंड बात, फर्टिलाइजर यूज करोगे ना तो सॉइल जो है वो बर्बाद होती है। फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल सॉइल की प्रोफाइल खराब करते हैं। सेकंड, अगर सॉइल में अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन कर रहे हो तुम यार, और ये तो हर साल की बात है यार, दिल्ली में ना हर बार हर साल यही न्यूज आती है, पराली जला दी, पराली जला दी, उससे प्रदूषण हो गया। कहने का मतलब यही है, एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, उसको अगर आप बर्न करोगे तो उससे भी तो पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन। तो ये सारी दिक्कतें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स ना लिख लो अपनी कॉपी में, एग्जाम में नहीं याद आते हैं, ठीक है। और भाई बस, थैंक यू, इसी के साथ चैप्टर खत्म। इस पूरे वन शॉट में हमने चैप्टर को ढंग से किया है, इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा है, पॉइंट वाइज मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें एग्जाम में भी पॉइंट वाइज ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।